ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। साहिब आपको सीधे लेकर चलते हैं सीजेआई के तौर पर जस्टिस बीआर गवई का ये शपथ ग्रहण समारोह। तस्वीरें सीधी राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं, जहां देश के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस बीआर गवई शपथ दिलाई जा रही है। सुनते हैं। आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस बीआर गवई ने शपथ ले ली है और इसके बाद देखिए यहां मौजूद अति विशिष्ट मेहमानों से मुलाकात करते हुए, उनकी ओर से बधाई स्वीकार करते हुए जस्टिस बीआर गवई को आप देख रहे हैं। भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, और अभी तक के अपने करियर में जस्टिस बीआर गवई खासतौर से वो कौन सी महत्वपूर्ण फैसले रहे, जजमेंट्स रहे, जिसको लेकर सुर्खियों में जस्टिस बीआर गवई आए हैं, जरा सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और निपुण से ही जानते हैं। निपुण, ये इतिहास का एक और पन्ना आज पलट रहा है। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस बीआर गवई का शपथ ग्रहण समारोह जो देश देख रहा है। निपुण। बिल्कुल रोमाना, ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो आपने दर्शकों को बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि बौद्ध समुदाय के पहले चीफ जस्टिस हैं। ये बौद्ध समुदाय से अभी तक कोई चीफ जस्टिस नहीं बना था। जस्टिस गवई पहले व्यक्ति हैं इस पद पर पहुंचने वाले, और जो इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, इन्होंने मुझे खुद निजी बातचीत में बताया था कि उसका बहुत असर है इनके फैसलों पर और इनके कार्यकलाप पर, और किसी भी गरीब या वंचित व्यक्ति के मामले को ये अधिक सहानुभूति से देखकर उसको न्याय देने का प्रयास करते हैं। ये इन्होंने मुझे खुद बताया था। जहां तक जस्टिस गवई के फैसलों की बात करें तो सबसे अहम फैसला है, बल्कि इसी फैसले के बारे में ही मैंने सवाल किया था जब उन्होंने ये बात मुझे बताई अपनी पृष्ठभूमि को लेकर। बुलडोजर जस्टिस को लेकर इनका बहुत बड़ा जजमेंट है, जहां पर कि एक तरह से देश भर में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी कि किसी अपराध का आरोप लगते ही या किसी मामले में नाम आते ही किसी के घर पे बुलडोजर पहुंच जा रहे थे, उस पर ब्रेक लगाया जस्टिस गवई ने, और इन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, बिना नोटिस दिए, बिना जवाब देने का मौका दिए, इस तरह अचानक बुलडोजर नहीं पहुंचे
पहुंचाए जा सकते हैं, किसी के घर पे कम से कम 15 दिन का समय देना पड़ेगा, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है जो इससे प्रभावित है वो कानूनी विकल्प देख सके, अपना बचाव कर सके, घर नहीं गिराया जा सकता है। ये एक अहम फैसला है। और जैसा कि हमने बात की कि अनुसूचित जाति वर्ग से जस्टिस गवई आते हैं, इनकी एक पृष्ठभूमि है, इनके पिता राजनीतिक परिवार से थे, रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था उन्होंने, कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। जस्टिस गवई ने एक ऐतिहासिक फैसला और दिया था, जहां पर उन्होंने बात की थी कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण होता है, SC ST का जो आरक्षण होता है, वहां भी वर्गीकरण होना चाहिए, ताकि जो ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं अनुसूचित जाति वर्ग में भी, उनकी पहचान करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सके। अभी ये होता है कि कुछ जातियों को लाभ ज्यादा पहुंचता है, दूसरी जातियां वंचित रह जाती हैं। और इस फैसले में उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी, जो अभी तक कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने खुद अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं इतना संपन्न हो गया हूं या इतना समर्थ हो गया हूं कि मेरे परिवार को अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे में जो लोग समर्थ हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से भले ही वो हों, उन्हें आरक्षण का लाभ दूसरों के लिए छोड़ना चाहिए। तो ऐसे तमाम फैसले हैं जहां पर की छोटी छोटी बातों के जरिए जस्टिस गवई ने यह दिखाया है कि समाज और देश के प्रति उनके विचार क्या हैं। एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा, ये सवाल भी मैंने उनसे किया था कि आपके नेतृत्व में, क्योंकि उस दिन चीफ जस्टिस खन्ना नहीं थे और प्रभार इनके पास था, जब पहलगाम घटना के बाद अगले दिन जजों ने भी शोक जताया था, मौन रखा था और घटना का, आतंकी वारदात का विरोध किया था, तो जजों ने विरोध किया था मौन जताकर और एक प्रस्ताव पारित किया था, इसे राक्षसी कृत्य बताते हुए। मैंने इनसे पूछा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस तरह से भर्त्सना की हो या अपनी भावनाओं को जताया हो। तब इन्होंने कहा था कि हम जज भले हैं, लेकिन हम देश का अभिन्न हिस्सा है, समाज का अभिन्न हिस्सा है, और अगर देश संकट में हो, देश शोक में हो, तो हम इससे कटे नहीं रह सकते। तो ये साफ तौर पे इनके व्यक्तित्व को दिखाता है कि किस तरह से देशभक्ति का भी जज्बा इनके अंदर भरा हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस BR गवई ने शपथ ले ली है। आगे बढ़ेंगे। एक कहावत है, आपने यकीनन सुनी होगी कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अब ये कहावत फिलहाल पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने एक फैसला लिया है, इमारतें जो भारत के हमले में ध्वस्त हुई उन्हें फिर से पाकिस्तान बनाएगा। पाकिस्तान सरकार लश्कर और जैश के आतंकवादी ठिकानों को फिर से खड़ा करने के मंसूबे बना रहा है। भारत के हमले में मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान भी पाकिस्तान में किया गया है। भारत के हमले में आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के ही 14 लोग मारे गए थे। तो क्या मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की तैयारी में है पाकिस्तान? क्योंकि मरने वालों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान पाकिस्तान ने किया है। और ऐसे में आतंकवादी मसूद अजहर, भारत का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर, जिसे भारत ने ऐसा रुला दिया कि खुद अपने लिए मौत की भीख मांग रहा था, अब पाकिस्तान सरकार जो ऐलान कर रही है कि जो आतंकवादी उसके यहाँ के ढांचे हैं जो भारत ने ध्वस्त किए हैं, वो उन्हें फिर से खड़ा करेगा। और मरने वालों के लिए जो मुआवजे का ऐलान पाकिस्तान की सरकार ने किया है, उसमें अब आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मरे हैं। तो क्या इन 14 लोगों के नाम पर मसूद अजहर की ही जेब भरने की तैयारी में है पाकिस्तान? 14 करोड़ रुपए मतलब मसूद अजहर की जेब में ही डाल देगा पाकिस्तान? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। और जरा जगविंदर पटियाल से पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार ये पाकिस्तान का जो फैसला सामने आ रहा है, आतंकवाद के अड्डे भारत ने जिन्हें ध्वस्त किया, वो कह रहा है कि साहब हम इन्हें दोबारा खड़ा करेंगे। पाकिस्तान में वो आतंकवादी जिनका भारत ने सफाया किया, उनके परिवारों को पाकिस्तान सरकार 1-1 करोड़ रुपए वहां पर मुआवजा बांट रही है। जगविंदर पटियाल, ये क्या फैसला पाकिस्तान की सरकार ले रही है, जरा बताइए दर्शकों को विस्तार से। देखिए, शहबाज शरीफ ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी लोग इस भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और उनके जो आगे वारिस हैं उनके पालन पोषण से लेकर पढ़ाई और शादियों तक का जिम्मा वो उठाएंगे। पहला जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये कहा गया है कि जितनी भी मस्जिदें टूटी हैं इस भारत के एयर स्ट्राइक में, उन मस्जिदों को बनवाया जाएगा। और इसमें भावलपुर की वो मस्जिद भी शामिल है जिसे जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह कहा जाता है। यानी सुबहान अल्लाह वो मस्जिद है जहाँ से सारी टेरर की फैक्ट्री चलती थी और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर माना जाता था। यहाँ पर 14 लोगों की मौत हुई है और इन 14 में से
रोमाना 10 लोग सीधे उसके परिवार के हैं और मौलाना मसूद अजहर के। इनमें उसकी बड़ी बहन, उसके शौहर, उनके बच्चे और उनके आगे बच्चे जो हैं वो शामिल हैं, 10 लोग। बड़ा सवाल ये है कि 1-1 करोड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, तो 14 करोड़ रुपया जो है वो अब मौलाना मसूद अजहर को मिलेगा, क्योंकि इस परिवार का, जो उसकी बहन का पूरा परिवार था इस स्ट्राइक में मारा गया, उसका कोई और वारिस नहीं है, तो वो मौलाना मसूद अजहर को मिलेगा। दूसरी बात आपने कही कि जहां पर भारत ने हमला किया उन मस्जिदों को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन भारत की इस बात पर नजर रहेगी। ये साफ कर दिया गया है कि उन दोबारा अड्डों का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होगा, इस बात की भारत मॉनिटरिंग करेगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान की एक चाल भी है। अब जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है वो अड्डे तो डिस्क्लोज हो गए, तो जाहिर सी बात है कि चाहे मौलाना मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद हो या फिर उनके गुर्गे या बाकी आतंकी संगठन हो या जितने भी कैंप्स जा रहे हैं, उन सबको नई जगह पर शिफ्ट करने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया था। अब हम ये कह सकते हैं कि सुभान अल्लाह मस्जिद से बेशक उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वहां से जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर नहीं चलेगा। आर्मी उसका पाकिस्तान में अड्डा बदल रही है और उसको नई जगह देगी, वहां से वो सभी एक्टिविटीज करेगा। और ये इसलिए भी और खतरनाक है क्योंकि मौलाना मसूद अजहर अब किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर, क्योंकि उसके अपने 10 लोग तो उसके परिवार के ही मारे गए हैं। तो और परिवार के जो 10 लोग मारे गए, जगविंदर पटियाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि साहब उसका बहनोई मारा गया, वो जो लोग मारे गए वो तो आतंकवादी है ना। अब उसका वो जो बड़ा बहनोई है, नाम हाफिज मोहम्मद जमील, और ये वो आतंकवादी हैं जिनके नाम भारत सरकार की तरफ से देश को बताए गए। अब ये हाफिज मोहम्मद जमील, ये है तो बहनोई रिश्ते में मौलाना मसूद अजहर का, लेकिन है तो ये आतंकवादी ना, जो यहाँ युवाओं की भर्ती करता था आतंकवादी के तौर पर और उनका इंडोक्ट्रिनेशन करता था, और साथ ही साथ जैश मोहम्मद के लिए जो चंदा इकट्ठा करने का, फंड रेज करने का काम करता था। दूसरा बहनोई मौलाना मसूद अजहर का यहाँ जो मारा गया, उसका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ अजहर, उस्ताद जी के नाम से जो जाना जाता था। ये तो सीधे सीधे वो आतंकवादी है ना, मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदार हैं, जिनके मरने पर पाकिस्तान की सरकार मुआवजा दे रही है, मौलाना मसूद अजहर की जेबें भर रही है, लेकिन हैं तो ये आतंकवादी। अब ये उस्ताद जी तो वही है जो आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। ये उस्ताद जी तो वही है जो IC 814 हाईजैकिंग का सबसे बड़ा गुनहगार जिसमें इसका शुमार होता था। तो अगर ये आतंकवादी मरे हैं तो पाकिस्तान इन्हीं आतंकवादियों के नाम पर पैसे बांट रहा है, इन्हीं आतंकवादियों की जो इमारतें हिंदुस्तान ने मिट्टी में मिलाई उन्हें फिर से खड़ा करने के मंसूबे बना रहा है। तो मतलब पाकिस्तान का तो वही हाल है जानवर वाला कि इसकी दुम सीधी नहीं हो रही है। जगविंदर पटियाल, जाहिर सी बात है उसका पूरा जैश ए मोहम्मद का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने वाले लोग हैं वो मारे गए हैं, इसीलिए भारत को और सजग रहने की जरूरत है। और पाकिस्तान इस नेटवर्क को इसलिए दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि डायरेक्ट तौर पर वो भारत से नहीं लड़ सकता। अब जो सारा सिस्टम उनका जो बरसों से उन्होंने बनाया था, वो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा बल्कि उनका आतंकी नेटवर्क भी टूट गया है। तो इसी को दोबारा खड़े करने के लिए आप कहते हैं ना कि अब एक तरह से मौलाना मसूद अजहर बुरी तरह से जख्मी है, उसके सारे साथी मारे गए हैं, कुछ रिश्तेदार भी थे जो टेररिस्ट थे और जैश ए मोहम्मद के आका थे, ठीक है। ऐसे में भारत को और ज्यादा सजग रहना पड़ेगा और ये देखना रहेगा कि इनका आर्मी नया अड्डा कहाँ बनाती है। दूसरी बात जो ऐलान किया गया है शहबाज शरीफ का, इनके नए अड्डों को तो तलाशना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नए अड्डे दिए जाएंगे तो सारा आतंक का सामान वहां से चालू होगा और ये लोग इतने जख्मी हैं कि ये और घातक काम कर सकते हैं, लिहाजा भारत को और पैनी नजर रखनी होगी। दूसरा, जितने भी आर्मी के जवान और ऑफिसर मारे गए हैं उनको 1 करोड़ रुपए से लेकर 4.5 करोड़ रुपए तक का रैंक के हिसाब से मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। अब इसमें होगा क्या? जो ये कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और वो जो सारी शेख चिल्ली वाली जो है वो इनकी गेदड़ धमकियां वहां से चल रही हैं, अब जब मुआवजा देंगे तो ये पता लग जाएगा कि कितने टेररिस्ट मारे गए, कितने उनके पारिवारिक मेंबर मारे गए, कितने इनके आर्मी के लोग मारे गए। इसीलिए इतना बड़ा चार्टर तैयार किया ना इन्होंने मुआवजा देने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान आर्मी को वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं प्लस जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेररिस्ट थे उनको भारी नुकसान पहुंचा है। इसीलिए नवाज शरीफ पर आर्मी का दबाव है कि वो इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक पॉलिसी, एक फंड्स और एक सामाजिक जो है वो इनको गारंटी जो है वो दें। और उसी मामले में उनके बच्चों की शादियों से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर तमाम चीजों की घोषणा की गई है। ये भी कहा गया है कि जब तक उनका रिटायरमेंट था या जब तक वो जिंदा रहते
उनको जो है वो पेंशन दी, उनको सैलरी मिलेगी। इस तरह की तमाम चीजों का ऐलान किया गया है। आप सही कह रहे हैं जगविंदर, मैं वो आंकड़ा बता देती हूँ। देखिए, जो कल पाकिस्तान ISPR की तरफ से खुद जारी किया गया था ना, उसमें बताया गया था कि कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से चलाया गया, इसमें पाकिस्तान के 51 लोगों के मरने की बात कल बताई गई थी खुद पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बस ये बताती चलूं यहाँ पर कि पाकिस्तान कभी सच पूरा सामने आने नहीं देता है। अब ये नंबर भी पाकिस्तान ने कैसे दे दिया, ये भी अपने आप में हैरानी की बात है। इसके पीछे की वजह यकीनन जो जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कि साहब इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है ना पाकिस्तान की सेना को, उनके इतने फौजी मरे हैं कि इसको चाहकर भी पाकिस्तान छुपा नहीं पा रहा था। क्योंकि कल खुद पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि जो 51 पाकिस्तानी नागरिक मरे हैं उनमें 40 सिविलियंस हैं और 11 जो हैं उनके फौजी हैं। और उसमें भी देखिए बड़ा रैंक का अधिकारी भी जो पाकिस्तान में मारा गया है, जो खुद पाकिस्तान की तरफ से कबूला गया है। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ का नाम खुद पाकिस्तान की तरफ से साझा किया गया। पाकिस्तान ने बताया कैसे आर्मी और एयरफोर्स के 6 अधिकारी एक विभाग के, 5 अधिकारी दूसरे विभाग के, मतलब 11 ये सैन्य अधिकारी पाकिस्तान में जो मारे गए हैं। और ऐसे में अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास वो जो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने और मंसूबे आगे बढ़ाने की अपनी सबसे बड़ी ढाल, सबसे बड़े प्रॉक्सी थे आतंकवादी, उनका भारत ने पूरी तरीके से उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। और इसी वजह से अब पाकिस्तान एक बार फिर ये मंसूबे बनाता हुआ। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेवात सर इस वक्त मौजूद हैं और जरा सेवात सर से ही जान लेते हैं कि खबरें सामने आ रही है। सेवात सर, ये तो पाकिस्तान जो है वो फिर से खबरों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश में यहाँ पर नजर आ रहा है कि साहब जो आतंकवाद के अड्डे खत्म हुए हैं उनको दोबारा से वो खड़ा करेगा, दोबारा उनको बनाएगा और जो आतंकवादी मरे हैं उनको मुआवजा देने की वो तैयारी में। मतलब ये तो आतंकवादियों की जेबें भरने का काम फिर से शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। हाँ बिल्कुल, देखो रोमाना, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का असली चेहरा एक्सपोज हो गया है। हम पहले भी बताते रहे हैं कि ये लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद, ये जो आतंकवादी संगठन हैं, ये पाकिस्तान की फौज के संगठन हैं। वो उनको पालती है, पोसती और भेजती। और अब जिस प्रकार से ये खुद मान रहे हैं कि ये जो इनके हेडक्वार्टर भावलपुर में और मुर्दीका में जो डिस्ट्रॉय कर दिए भारत की फौज ने, इनको अब बनाया जाएगा, पाकिस्तान की फौज बनवाएगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। और यही नहीं, जो लोग मरे थे उनको भी जो कंपनसेशन है वो भी पाकिस्तान की आर्मी देगी और गवर्नमेंट देगी। तो अब ये सच्चाई है कि ये असली चेहरा पाकिस्तान का आ गया सबके सामने, वर्ल्ड के सामने। जो हम कहते रहे हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के पाले पोसे आतंकवादी हैं। इनको पाकिस्तान की जो फौज है पालती है, पोसती है और फिर भारत की तरफ भेजती है। और यही नहीं, आप अगर देखें जो हाफिज सईद है वो तो जमाते उल दावा का भी लीडर है, उसको एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इलेक्शन में भी उसने हिस्सा लिया है मिली मुस्लिम लीग और अल्लाह अकबर तारीख से। तो ये तो इनका असली चेहरा है। और मुझे लगता है अभी वर्ल्ड को ये रिकग्नाइज करना चाहिए जिस प्रकार से पाकिस्तान टेररिज्म में लिप्त है, इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट पे डालनी चाहिए। और यही नहीं कि ये IMF जो इसको लोन दे रहा है वो सबसे बड़ी भूल है। जब एक आतंकवादी देश को आप लोन दे रहे हो तो फिर वो आतंकवादी घटनाएं और बढ़ाएगा, कम तो करने वाला नहीं। रमन्ना, ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप कि ये घटनाएं तो वो बढ़ाएगा और कम नहीं करेगा जब उसको पैसा भी मिल रहा है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि FATF में भारत इस मामले को लेकर जाए और दोबारा से पाकिस्तान को उस FATF की ग्रे, क्या मैं तो कहती हूँ इस बार ब्लैक लिस्ट में इसको पहुंचना चाहिए सर। सवाल लेकिन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब हम क्या करें, हिंदुस्तान क्या करे। देखो रोमन्ना, भारत ने जो करना था वो कर दिया। और भारत की जो अब पॉलिसी बहुत सटीक है। हमने बहुत ही एक बात कर दी है कि न्यू नॉर्मल है कि आतंकवादी अगर कोई भी घटना बड़ी होती है तो उसको एन एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। जैसे हमने अभी पहलगाम के बाद अब पाकिस्तान के घुस के पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, इनकी 11 फ्रंट लाइन जो एयर बेसी थी उसको एक प्रकार से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। ऐसा ही हम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब भारत की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है कि अब कोई भी बड़ा आतंकी हमला उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दूसरा, जो भारत ने ये कह दिया है कि अगर आतंकवादी कहीं भी छिप जाएं पाकिस्तान में, भारत उनको ढूंढ के मारेगा। ये कोई शक नहीं, ये नहीं है कि वो POK में ही है,
भारत कहीं पर भी हमला कर सकता है। मुझे लगता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये है कि आज की तारीख में वर्ल्ड को भी पता लग गया है असली चेहरा पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो डिनाई करता रहा है कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, और भारत बार बार ये बोलता रहा है पाकिस्तान के ही पाले पोसे हैं। देखो, जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, उसने अगवा भी किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोते हैं आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको डस रहा है वो कोई आसमान से नहीं गिरा, वो भी इनका ही है। मगर दुख की बात यह है कि ये आतंकवादियों में गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जिसको भारत में भेजते हैं उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट। पाकिस्तान इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है अगर हम सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, मुझे लगता नहीं कि इतनी ये चेंज हो जाएगी। और एक प्रकार वो जो आतंकवादियों को एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है, तो हमें अपना कार्रवाई करते रहनी पड़ेगी। हमने अपना एक न्यू नॉर्मल बना दिया है कि अगर कोई भी आतंकवादी बड़ी घटना होती है उसको एक्ट ऑफ वार करें माना जाएगा। हम पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके जो आतंकवादी के ठिकाने उनको बर्बाद करेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भारत ने कर दी है कि अगर भारत बात करेगा पाकिस्तान से तो दो चीजों के मुद्दों पे ही बात करेगा, एक तो टेररिज्म पे, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमने भेज दिया है कि अब भारत के पास और कोई टॉपिक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के साथ हमारा कोई अब लेना देना नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। इसी प्रकार से जो अभी आप देखें इंडस वाटर ट्रीटी जिसको अभी हेल्ड इन अबेंस रखा गया है, वो हेल्ड इन अबेंस रहेगी और उसको हो सकता है जब आगे कभी हो तो रीनेगोशिएट होगा। और पाकिस्तान को पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है जून के महीने में, क्योंकि अब हम पानी को जिस प्रकार से अपने हिसाब से भेजेंगे और उनसे कोई भी हाइड्रोलॉजिकल जो डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं करेंगे। कब पानी ज़्यादा जाएगा, कब पानी कम जाएगा, उसको कुछ नहीं बताया जाएगा। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर वो आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं करता, आतंकवाद के ठिकानों को बंद नहीं करता, तो फिर उसका अंत ऐसे ही होगा। ये बात आप सही कह रहे हैं सर, वो समझता नहीं है। लेकिन ये बात तो है ना, हमारा पड़ोसी ऐसा अड़ियल पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी ऐसा नफरती पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी ऐसा क्या कहना चाहिए सर, मतलब जिद्दी पड़ोसी है या वो जानवर वाला पड़ोसी है कि उसकी कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, दुम कभी सीधी होती नहीं है, उसकी फितरत बदलती नहीं है। वो हिंदुस्तान की पीठ में जब भी मौका मिले जो खंजर है उसको घोंपने से बाज नहीं आता है सर। हम कोशिश लेकिन पूरी कर रहे हैं और इस बार तो हिंदुस्तान ने ठाना है कि इसको सुधार कर ही दम लेना है। और इसीलिए हमने अपनी नीति, जिसका अभी जनरल सिवात जिक्र कर रहे थे, वो भी इस रूप में बदली है कि अब अगर हिंदुस्तान में कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसको देश के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत उसका जवाब आतंकवादियों से ही नहीं सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की सरकार से लेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण एक तरीके से आप कह सकते हैं नीति में बदलाव जो इस बार भारत सरकार की तरफ से किया गया है। मैं एक बार फिर से जरा आपको लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जनरल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं ही। पटियाल साहब के पास जरा चलते हैं और उन्हीं से समझते हैं। पटियाल जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब देखिए इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि ये आतंकवादी जिनका सब कुछ लुट-पिट गया है, खासतौर से मसूद अजहर जैसे लोग जो खुद अपने लिए मरने की अब दुआएं मांग रहे थे जब इनके परिवार के 14 लोगों को भारत ने खत्म कर दिया, तो ये जख्मी है और जख्मी है तो ये और घातक हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की तरफ से इनको पैसा दिया जा रहा है, इनकी इमारतें दोबारा से बनवाई जा रही हैं, मुआवजे के नाम पर इनकी जेबें भरी जा रही हैं और जाहिर सी बात है ये तो कहीं ना कहीं दोबारा अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जगविंदर पटियाल, किस तरीके से इस बार आतंकवादियों की तरफ से पाकिस्तान में वो नई साजिशें रचने की कोशिश की जाएगी जहां भारत को नजर रखनी चाहिए? रोमाना, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि डिप्लोमेटिक तौर पर अमेरिका पर ये दबाव डालना चाहिए जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो बहुत कुछ कर दिया। उनको ये पूछना चाहिए और भारत को डिप्लोमेटिकली ये दबाव लगातार बना के रखना होगा कि यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आप ये बताइए कि आप यूएन को नहीं मानते हैं या फिर आप इन टेररिस्ट को पकड़ने का दम नहीं रखते हैं। अगर हम इनको मारना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हम जो है वॉर को रुकवाने का काम कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि जब तक इन यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद को अमेरिका न्यूट्रलाइज करवाने में भारत की मदद नहीं करता है,
तक इन चीजों पर दबाव बनाए रखना चाहिए। तीसरी बात, हम मानते हैं कि आज युद्ध का समय नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि भारत युद्ध के नजरिए से भी इनको माकूल जवाब दे सकता है, पर उससे बेटर तरीका क्या रहता है? जो वाटर ट्रीटी है ये बेटर तरीका है, जो ट्रेड ट्रीटी है ये बेटर तरीका है, जो डिप्लोमेटिक तौर पर जो प्रेशर बनाया जा सकता है वो इतना बेटर तरीका है कि ये तो पागल मुल्क है, ये तो बर्बाद है, ये दूसरे को भी बर्बाद करके रख देते हैं। और चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी होगी अब कि एक हमें अपनी जो ड्रोन फ्लीट है उसे और ज्यादा आधुनिक बनाना होगा और इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना तगड़ा करना होगा, जो कि भारत सरकार करेगी भी। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो अड्डे और इनके कैंप्स के ठिकाने अब बदले जाएंगे उनको तुरंत डिटेक्ट करना होगा, ताकि अपने ये नए अड्डों नए ठिकानों से दोबारा कोई भी टेरर एक्टिविटीज ना कर सके। हाँ, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो फिर उसका जवाब तो भारत दे लेगा, पर मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और अमेरिका जो इनका बहुत बड़ा खैरख्वाह बन रहा है, मैं तो ये कहूंगा, जिसे बहुत डर लग रहा है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भाई, आप इजराइल पे क्यों नहीं दबाव बनाते? आप इजराइल को क्यों नहीं रोक लेते हैं? क्योंकि वो आपको सूट करता है, इसलिए आपने उसको फ्री हैंड दे रखा है, क्योंकि आप उसे ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहे हो। लेकिन यहाँ ये जो रोज जो आपके डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को पाल कर बैठा है, आप उसके कान नहीं खींच रहे हो और भारत खींचने की कोशिश करता है, तो आप जो है वो नॉर्मल होने की जो है वो भाषण देने लगते हो। बड़ा सवाल ये है कि अब भारत को अपनी लड़ाई पहले भी खुद लड़ी है और आगे ज्यादा डिपेंडेंसी बाकी मुल्कों पर छोड़कर खुद ये लड़ाई लड़नी होगी। और तीसरा, अमेरिका पर ये दबाव बनाना होगा डिप्लोमेटिकली कि अगर आप यूएन पर यकीन करते हो और आप वहां से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को खुद न्यूट्रलाइज नहीं करवा सकते, पाकिस्तान पर दबाव नहीं बना सकते, तो फिर हमें ये काम करने दीजिए। लेकिन इनको अब हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक ऐसी शुरुआत हुई है जिस शुरुआत में अब पाकिस्तान जो है ये रिटेलिएट करने की कोशिश कर सकता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसे में भारत को उसको और ज्यादा कैसे दबोच कर रखना है, इसकी रणनीति एडवांस प्लानिंग करनी होगी। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा जनरल सिवाच को लेकर आइए। जनरल सिवाच, जिस ओर हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इशारा कर रहे थे, सर ये जिस तरीके के बयान एक के बाद एक, मतलब ये तो एक तरीके से वो रोज का एक अपना स्केड्यूल सा बना लिया है ट्रम्प साहब ने कि वो सामने आते हैं और वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, जिसमें उनका दखल नहीं है, वहाँ ट्रम्प साहब बार बार इस तरीके के बयान दे देते हैं। तो अब उस दिशा में भी भारत को एक संदेश देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और भारत, और मसला यहाँ पर भारत की ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के नागरिकों के साथ हमारी कोई लड़ाई है नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान तो बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं कि उन्होंने तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एकदम से इक्वेट कर दिया सर, हाइफनेशन पर वो ले आए हैं भारत और पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल, देखो रोमाना, यही विडंबना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से वो एक प्रकार आपने ठीक बोला, एक देश जो आतंकवाद देश है जिसने पहलगांव के अंदर ऐसा हमला किया जहां पर 26 निहत्थे लोगों को मारा गया धर्म पूछ के, उसको पाकिस्तान को भारत को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बिल्कुल सरसरा गलत है और भारत इसको मानेगा नहीं। देखो, भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि हम वो ही करेंगे जो हमने करना है, मगर यह सच्चाई है। मैं कुछ बहुत ही 4-5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वाकई आपको यह देखना पड़ेगा आने वाले समय में आपने ये आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ाई और पाकिस्तान के साथ लड़ाई अकेले लड़ना है, क्योंकि जो वर्ल्ड में लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। और अमेरिका को अगर आप देखें, अमेरिका के लिए अभी भी नॉन नेटो अलाई है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की उसको जरूरत है अफगानिस्तान पे भी एक प्रकार सर्विलेंस रखना, ईरान के ऊपर भी उसके न्यूक्लियर हथियार। तो यह सोचना कि अमेरिका भारत की तरफ हो जाएगा या भारत के पक्ष में कोई वो स्टेटमेंट देगा, मुझे लगता है ये शायद बहुत बड़ा होगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मुंह फटे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हमने 4 चीजें करनी है। जो भी हमने लेसन सीखे हैं इसमें, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो अभी भी कंटिन्यू है, उनको करना है। ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर लेकर, इंटेलिजेंस आपको अपना और गैदर करना है, और एक साइकोलॉजिकल वारफेयर आप लड़ने की कार्रवाई हो, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसको आप किस प्रकार से चेंज करते हैं,
बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है लोगों को बताना, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो पाकिस्तान जो है अपना एजेंडा देने की कोशिश कर रहा है। सही कह रहे हैं सर आप। प्रोपेगेंडा वॉर में पाकिस्तान जो है वो लगातार अपने लिए दुनिया में सहानुभूति जुटाने में लगा हुआ है और किस तरीके से बेचारा बना हुआ है, जबकि हकीकत ये कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और भारत की कार्रवाई जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध थी। यही संदेश हिंदुस्तान ने दिया है। बहुत धन्यवाद जनरल सिवाच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगविंदर पटेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो उन सभी आतंकी ठिकानों को दोबारा बना देगा, दोबारा खड़ा कर देगा जो भारत ने आतंकवाद के अड्डे ध्वस्त किए हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की सेना ने जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को कैसे तबाह किया। बर्बादी की इसी निशान को पाकिस्तान अब फिर से बसाना चाह रहा है। तारीख 7 मई, दिन मंगलवार, वक्त रात 1:05। वो घड़ी जब हिंदुस्तान के ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा उठा था पाकिस्तान। इन हमलों में भारतीय सेना ने बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह कैंप को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि ये जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का अड्डा था। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने निशाना लगाकर आतंक के अड्डों को ही तबाह कर दिया। लश्कर ए तैयबा से लेकर जैश के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया। और देखिए, भारतीय सेना ने मसूद के बिल पर ऐसा वार किया कि न तो सिर छिपाने के लिए छत बची और न ही जमीन पर कदम रखने के लिए फर्श। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। भारतीय सेना ने कल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है पाकिस्तान के अंदर, मसूद अजहर रोता हुआ पाया गया, ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। भारतीय सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। मसूद अजहर का बहावलपुर वाला ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जैश ए मोहम्मद के इस हेडक्वार्टर में आतंकियों की भर्ती से लेकर उन्हें ट्रेनिंग देने तक का काम किया जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी इज डिपेंडेंट ऑन द टेररिस्ट, एक ही है। तो मसूद अजहर, इंग्लिश में कहूँगा, इज अ वैल्यूएबल एसेट, उनके फायदे का आदमी है। तो कोशिश करके उसको वो छुपा के रखेंगे। कहते हैं उसका घर के बाहर गार्ड्स है, हफीज सईद के घर के बाहर गार्ड्स है। जैसे उसामा बिन लादेन उन्होंने छुपा के रखता था दुनिया को नहीं पता, लेकिन एक दिन सब सफाई हो गई और अमेरिकन ने उसामा बिन लादेन को मार दिया। तो हमारा भी मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं हफीज सईद और उनका, हमें कोशिश है कि मसूद अजहर को भी पकड़ा जाए या खत्म। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे मसूद के आतंकी अड्डे को मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। ये मसूद का वही ठिकाना है जहां से साल 2019 के पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया था। यहाँ न सिर्फ बड़े बड़े आतंकियों का आना जाना लगा रहता था, बल्कि ये करीब 600 दहशतगर्दों की पनाहगाह था। 2018 में यहाँ एक जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक बनाया गया ताकि आतंकियों को गहरे पानी में डाइव करने की ट्रेनिंग दी जा सके। 18 एकड़ में फैले जैश के हेडक्वार्टर की ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि हमले में आतंकियों के क्वार्टर से लेकर जैश ए मोहम्मद के आतंक का मदरसा और कमांड सेंटर जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था, वो चकनाचूर हो चुका है। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर,
ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। भारत के हमले के बाद जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कह रहा है कि उसके परिवार के 14 लोगों की जान चली गई है और काश उसकी भी चली जाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के बहनोई समेत करीब 1 दर्जन करीबी लोगों की मौत हुई है। जैश के ठिकाने पर हुए हमले में भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी रऊफ असगर की मौत है। रऊफ असगर, जो जैश के मुखिया मसूद अजहर का छोटा भाई है और उसे रिहा कराने के लिए जिस कंधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था, रऊफ असगर उसका मास्टरमाइंड था। The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. सिर्फ 24 साल की उम्र में कंधार हाईजैक की प्लानिंग करने वाले रऊफ असगर के गुनाहों का हिसाब हो गया, लेकिन मसूद अभी बाकी है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, उसका छोटा भाई रऊफ असगर मारा गया, तो फिर मसूद अजहर कैसे बच गया? साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक मस्जिद थी, लेकिन आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए जमीन पर इमारतें और ढांचा बढ़ता चला गया। 2019 के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले साल 30 नवंबर को मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर के इसी मरकज सुभान अल्लाह कैंप में पहुंचा था और भारत के खिलाफ नफरती भाषण दिया था। मसूद अजहर ने भारत से बदला लेने की बात भी कही थी।